खुली पोल उप स्वास्थ्य केंद्र के नहीं खुलने से जनता है बेहाल, बिना ड्यूटी किए स्वास्थ्य महकमा हो रहा मालामाल। हाजीपुर के एचडीएफसी बैंक में हुई बड़ी लूट, बदमाशों ने 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट, जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। गिरिडीह में हुआ सम्मान समारोह का आयोजन, बीपीएससी के परीक्षा पास किए संतोष कुमार का किया स्वागत, मौके पर गणमान्य लोग रहे मौजूद। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मौत के आंकड़ों को लेकर विपक्ष द्वारा दिए गए बयानबाजी पर पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए इन आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने तमाम आंकड़ों को समग्र बताया है और साथ ही विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो पक्ष पर उंगली उठा रहे हैं उन्होंने खुद काम ही नहीं किया। सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है, सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। एक फोटो खींच। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मौत के आंकड़ों को लेकर विपक्ष द्वारा दिए गए बयानबाजी का पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए इन आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने तमाम आंकड़ों को समग्र बताया है और साथ ही विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो पक्ष पर उंगली उठा रहे हैं उन्होंने खुद काम नहीं किया है। तो मौत के आंकड़ों पर विपक्ष ने बयान दिया था, उसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अनिल, मौत के आंकड़ों पर विपक्ष ने बयान दिया था, उसको लेकर के अब स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार किया है। अनिल जी बिल्कुल न्याय देखा जाए तो कहीं ना कहीं मौत के आंकड़ों को लेकर अब तमाम जो विपक्ष हैं वो सरकार को घेरने की फिराक में लग गए हैं। वहीं जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ा था, या यूं कहें कि जो भी आंकड़े जारी किए गए थे उसमें 5400 कुछ ही मृतकों की संख्या बताई गई थी और अचानक से 2400 के लगभग 4000 के लगभग ज्यादा केसेस सामने आने से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इन सवालों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर होते हुए सरकार को घेरने की कवायद कर रहे हैं। वहीं अब सरकार के जो पक्ष में उन्होंने साफ तौर पे अगर बात करें हम तो मंत्री मंगल पांडे, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने सरकार का बचाव करते हुए साफ तौर पे ये कहा है कि जो भी आंकड़े हैं वो आंकड़े आए हैं उसके बाद ही जारी किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन का आंकड़ा है या राज्य का केवल राज्य के एक ही जिले का आंकड़ा है। ये सभी जिलों के कलेक्ट होने के बाद ही ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद ये कवायद जो है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा सरकार को बचाने की, या यूं कहें कि सरकार के द्वारा जो भी आंकड़े पेश किए गए हैं उसको बखूबी धरातल पर दिखाते हुए दिखे हैं। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं देश और राज्य में महंगाई को लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव लगातार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया। उनके दिए गए बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रामेश्वर उरांव पर पलटवार करते हुए उन्हें असफल वित्त मंत्री की संज्ञा दे डाली। उन्होंने उरांव के पास राज्य के रेवेन्यू और आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने के मैकेनिज्म का घोर अभाव होने की बात कही। उनको इस राज्य से रेवेन्यू कलेक्ट करने का और बढ़ाने का और उसको ठीक करने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य का वित्त मंत्री आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। पूरी तरह से राज्य की व्यवस्था, फाइनेंशियल स्थिति एनार्किज्म की ओर जा रही है, अव्यवस्था की ओर जा रही है और वित्त मंत्री को स्वयं
झारखंड की जनता से माफी मांगना चाहिए कि मैं असफल वित्त मंत्री हूं। वहीं रामगढ़ जिले में पतरातू रेलवे फाटक के निकट ओवरब्रिज की मांग अब तेज हो गई है। लंबे समय से हो रही ये मांग अब महत्वपूर्ण बताई जा रही है। रेलवे फाटक के बंद होने के कारण दोनों ही ओर से आवागमन पूर्ण रूप से ठप हो जाता है और गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती है, जिसमें एम्बुलेंस समेत कई अन्य महत्वपूर्ण सेवा वाली गाड़ियां फंसी रहती हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा फ्लाईओवर की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। पतरातू ओवरब्रिज की जहाँ तक बात है तो हम लोगों के शुरू से ही मांग रहा है कि पतरातू में ओवरब्रिज बनना चाहिए, क्योंकि ओवरब्रिज नहीं बनने से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है आए दिन। और हम लोगों ने हमारे जो सांसद हजारीबाग के जो माननीय जयंत सिन्हा जी हैं उनको भी हम लोग के द्वारा सूचना दिया गया है और हम लोग के द्वारा मांग किया गया है कि यहाँ पर जल्द से जल्द ओवरब्रिज बनना चाहिए। और बिहार में विधान परिषद की बैठक संपन्न हुई। बिहार विधान परिषद की बैठक में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि जब सदन नहीं चलता है तो यही कमेटी सदन की तरह कार्य करती है और किसी भी फैसले को लेने से पहले इस कमेटी के बीच चर्चा की जाती है। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल रहे। नई समिति जो हम लोग बनाए हैं ना, नई समिति बनी है तो एक बार जब समिति की पहली बैठक होती है और आज से समिति इफेक्टिव होता है, इसलिए एक तो ये परंपरा है कि जितने भी माननीय हमारे सदस्य हैं जो कि बने हैं, ये अध्यक्ष बने हैं समितियों के, उनके साथ बैठक कि इस तरह की अगली कार्रवाई कैसे हो, क्या क्या उस पर एक तो डायरेक्शन रहे, उनका सुझाव लिया जाएगा कि किस तरह से इफेक्टिव हो। क्योंकि सदन के नहीं चलने पर सदन की जो समिति होती है वही एक लघु सदन होता है, तो किस तरह से चले, किस तरह से इफेक्टिव हो और आम जनता के लिए उनके जो भी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको सुन करके उसके समाधान के लिए सब समिति सुझाव देती है। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्र होकर और सबके साथ बैठा करके किस तरह से इफेक्टिव हो और किस तरह से काम हो, और हर एक साल में एक बार इसका प्रतिवेदन सब समिति के माननीय अपने जो भी आज बने हैं वो कोशिश करेंगे कि एक बार अपना रिपोर्ट जरूर करें, सदन पर ले हो, सदन को उसकी जानकारी हो कि साल भर के अंदर या 6 महीने अंदर क्या क्या कार्य हो रहा है। वहीं समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल में नगर परिषद के सफाई मजदूर अपने लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल का प्रभाव शहर के मुख्य सड़कों और गली मोहल्लों में मुखर होने लगा है। साफ सफाई का कार्य पूर्ण रूप से ठप रहने से मुख्य सड़कों के किनारे गंदगी का अंबार लगा है। सड़कों पर कचरे के अंबार लगे रहने से आम जनता को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कचरे से फैली दुर्गंध बीमारियों को न्योता दे रहा है। अभी बजट नहीं हुआ, बजट होने पर कर्मचारी का हड़ताल या कर्मचारी का दरमाहा मिल जाएगा, किंतु 4 तारीख का बजट पास हो गया, अभी तक कोई कार्य नहीं हो रहा है। कूड़ा और नाली का अंबार लगा हुआ है गंदगी का। वहीं झारखंड में सीएम सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाकर 17 जून की सुबह 6 बजे तय कर दिया है। घटते संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा सप्ताह के इस चरण में किए गए संशोधन के तहत राज्यवासियों को कई रियायतें भी दी गई हैं। मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद क्या कुछ हाल है राजधानी रांची का, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने।
झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ा करके 17 जून की सुबह 6 बजे तक लागू कर दिया है। हालांकि झारखंड इसी कड़ी में अनलॉक 2 की ओर बढ़ चुका है और देर शाम कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया कि झारखंड में अब कुछ रियायतें ज़रूर देनी होगी और रियायतों के साथ झारखंड में सैलून खोलने की अनुमति दे दी गई है। झारखंड के 24 जिलों में से 23 जिलों में झारखंड में सैलून खोलने को लेकर अब पूरी तरीक़ा से छूट दे दी गई है, लेकिन कोरोना के बनाए गए नियम प्रोटोकॉल का बखूबी पालन करना होगा। दूसरी बात करें तो जिस तरीक़ा से झारखंड में जो गिरता हुआ कोरोना का ग्राफ है, उसी चलते झारखंड का जो कोरोना का जो पीक आवर था वो बहुत कम देखने को मिला और कोरोना के ग्राफ में लगातार गिरावट आई है और गिरावटों के बाद झारखंड अनलॉक 2 की ओर प्रवेश कर चुका है। हालांकि झारखंड में 17 जून के सुबह 6 बजे तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि झारखंड में अब शनिवार शाम 5 बजे से लेकर के सोमवार के सुबह 6 बजे तक झारखंड में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा और तमाम चीज़ों को बंद करने का दिशा निर्देश भी दिया जा चुका है। हालांकि और एक संशोधन किया गया है झारखंड के स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में। झारखंड में जो दुकानें 2 बजे तक खुला करती थी, अब झारखंड के तमाम जिलों में वो समय 4 बजे तक की कर दी गई है। सड़कों का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी सुबह के तकरीबन 12 बजने वाले हैं और 12 बजे का जो दृश्य है, कहीं ना कहीं लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। दुकानें तमाम खुली हैं, चाहे वो फर्नीचर के दुकान की बात कर लें, चाहे वो बाइक रिपेयर शॉप की बात कर ले, कार रिपेयर शॉप की बात कर ले, गैराजों की बात कर ले, लकड़ियों की दुकान खुली है जहां पर फर्नीचर बनता है। तो ऐसे तमाम चीज़ों को खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल नियम का बखूबी पालन करना पड़ेगा राज्य की जनता को। और राज्य की जनता भी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का परस्पर सहयोग करते नजर आ रही है और मुख्यमंत्री के उन तमाम निर्णयों का राज्य की जनता बखूबी स्वागत करते नजर आ रही है। अब यह देखना होगा 17 जून की सुबह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या फैसला लेकर राज्य की जनता के बीच आते हैं। क्या झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि और बढ़ेगी? क्या झारखंड में अनलॉक 3 का फेज कैसा नया स्वरूप लेता हुआ नजर आएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन परिस्थितियां अब हमारे हाथ से आते हुए नजर आ रही है। झारखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, VIP न्यूज, रांची। वहीं मधुबनी के हरलाखी ब्लॉक फुलहर पंचायत में मुखिया के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन सड़क की बदहाली को लेकर किया गया। ग्रामीणों ने मुखिया पर सड़क की बदहाली को अनदेखा कर पंचायत में विकास कार्यों के ठप होने की बात कही। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे पंचायत में सड़क की हालत दयनीय है और वे लोग तमाम सरकारी सुविधाओं से भी वंचित हैं। 5 साल हो गया, बोल रहा है आज बना देंगे, कल बना देंगे, अभी तक नहीं बनाया है। अभी 5 वर्षीय खत्म हो गया है, मुखिया बोलता है अगले 5 वर्षीय में रोड बना देंगे, अभी वोट दो। अभी हम लोग जितना घर परिवार का जितना इधर टोला मोहल्ला का है, सभी आदमी पैसा मिला के 50 टन माटी गिराया इधर। और कैमूर जिले के नुआओं ब्लॉक स्थित पावर सब स्टेशन के उद्घाटन का श्रेय लेने के लिए आरजेडी और बीजेपी के बीच होड़ लगी है। ये होड़ रामगढ़ के वर्तमान विधायक और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह और रामगढ़ के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता अशोक सिंह के बीच लगी है। दोनों ही नेताओं की ओर से कई बार पावर स्टेशन का निरीक्षण किया जा चुका है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। 33/11 पावर सब स्टेशन है, एवती में स्थित है। तो उसका करीब 2019 से वो बनना शुरू हुआ था, जो कि अभी मार्च 21 में तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, जिस पर धीरे धीरे अब हम लोगों ने लोड भी दे दिया है। और अभी तो करीब 2 पंचायत पूरी तरीके से लाभान्वित है, मुखराव पंचायत और हमारा एवती पंचायत है। करीब करीब छोटा और बड़ा मिला करके 30 गाँव आ रहा है। और उस पावर सब स्टेशन से 2 फीडर अभी पूरी तरीके से ऊर्जान्वित कर चुके हैं हम लोग। अब बाकी 2 फीडर और बचा, जिसमें एक जो है एग्रीकल्चर फीडर है और एक और फीडर है, जिस पर भी अब धीरे धीरे हम लोग लोड देने की बात चल रही है। और ये सारा जो लोड है वो नुआओं सब स्टेशन का पूरा लोड को विभाजित कर रहा है। कब सौंपा गया था विभाग को? विभाग को करीब फरवरी 2021 में सौंप दिया गया था। उसके बाद से उस पर लगातार टेस्ट और ट्रायल चल रहा था
जब स्थिति अब सुधर गई तब उसको पूरी तरीके से लोड अब दे दिया गया है। आप जानते हैं कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, बेसिकली घोषणाओं की सरकार है और इसका पूरा मिशन होता है योजनाओं को लूटना खसोटना, कभी योजनाओं को पूरा नहीं करना। किसी योजना की शिलान्यास कर देना तो निर्माण नहीं करना, निर्माण शुरू कर देना तो पूरा नहीं करना, अगर वो पूरा हो गई तो उसका उपयोग नहीं करना। उदाहरण है आपके सामने कि आप देखे होंगे कोरोना संकट में कि वेंटिलेटर कैमूर जिला में आके रखा हुआ है लेकिन चालू नहीं है। इसको सीटी स्कैन मशीन पिछले 2 साल से प्रस्तावित है जिला में लेकिन लगा नहीं। वहीं गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड निवासी संतोष कुमार ने बीपीएससी की 64वीं परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनकी कामयाबी के लिए शहर के लोगों द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भकपा माले के वरिष्ठ नेता नागेश्वर यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 64वीं बीपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में हुआ है, जिसमें मैंने 311वीं रैंक हासिल की है। यद्यपि इसकी जो शुरुआत होती है वो 2015 से मेरी हुई थी और जिसका सुखद परिणाम अभी हाल फिलहाल ही मुझे मिला है और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवार के सभी सदस्यों तथा सभी शुभचिंतकों को देना चाहता हूँ। साथ में तैयारी में मेरे सभी गुरुजनों का भी हाथ था, जिसके कारण आज मैं यह मुकाम हासिल कर पाया हूँ। आज हमारा गांवा प्रखंड के अंतर्गत मंझने पंचायत के सुदूरवर्ती गांव डड़कोल से एक किसान के बेटा चंदेश्वर प्रसाद यादव, इनके बेटा संतोष कुमार आज बीपीएससी में 311वां रैंक ला करके आज इस क्षेत्र का जिस तरीके का नाम रोशन किया है, आज हम लोग गौरवान्वित हैं। आज पूरे इनके कामयाबी से हम तमाम गांववासी गौरवान्वित हैं। वहीं पाकुड़ में संथाल परगना के आईजी प्रिया दुबे बिरसा भगवान की पुण्यतिथि के अवसर पर बीते दिन पाकुड़ पहुंची। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद जिला पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद आईजी दुबे ने पाकुड़ एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया और साथ ही वहां मौजूद पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। क्षेत्र के मेन आई है और इसी के अवसर पर इन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित की है और यहाँ के जनवासियों के सुख कल्याण के लिए कामना की। जमुई शहर से सटे लगभग 5000 की आबादी और आसपास के गांव के लोगों की स्वास्थ्य का दायित्व गरसंडा उप स्वास्थ्य केंद्र पर है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर समाप्त हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के व्यवस्थाओं के दावों की हकीकत जानने के लिए वीआईपी न्यूज संवाददाता प्रशांत किशोर ने जमुई प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र गरसंडा का दौरा किया, जहां यह पाया गया कि दवा तो दूर, कभी इस अस्पताल का दरवाजा ही तक नहीं खुल रहा। इस अस्पताल में उगी हुई बड़ी बड़ी झाड़ियां और उगी घास बता रही हैं कि उद्घाटन के बाद से यहाँ लोगों को कुछ भी सुविधा नहीं प्राप्त हुई। महामारी की फेज 2 चल रही है और इस दौरान महामारी से बचने के लिए कई उपाय भी किए जा रहे हैं। संक्रमण का दर भी इस तरह से बढ़ चुका था कि हजार लोगों की जान चली गई और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम क्या है, क्या हाल है, ये आप देख सकते हैं कि जमुई सदर प्रखंड अंतर्गत जो है ये स्वास्थ्य उप केंद्र गरसंडा गांव का ये स्वास्थ्य उप केंद्र है यहाँ पे और लगभग हजारों की आबादी के लिए यह स्वास्थ्य उप केंद्र बनाया गया है। लेकिन आज उसका क्या हाल है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गाय बैल बांधे हुए हैं, बेतरतीब ढंग से यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के महकमे को इससे कोई लेना देना नहीं है और मैं इन सभी बातों को लेकर यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी है आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करने का कोशिश करता हूँ। क्या बताइए, ये कभी खुलता है कि नहीं? जी नहीं, खुलता नहीं है। नहीं खुलता है? नहीं। मतलब यहाँ डॉक्टर एएनएम ये सब बैठते पहले आती थी, अब नहीं आती है। अब नहीं? नहीं। ये कितना दिन से नहीं आ रहे हैं? लगभग करीब साल भर से। साल भर से? अब आते ही यहाँ नहीं।
तो फिर यहाँ का जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था गांव ग्रामीण कैसे क्या होता है? सब चरमरा गया। सब चरमरा गया। हाँ। तो आप लोग कहीं इसका बारे में शिकायत नहीं किए हैं? शिकायत तो नहीं किए हैं सर। हाँ नहीं, इसलिए कि जम्मू प्रखंड बगल में है सदर हॉस्पिटल। अच्छा, चला जाता है हम लोग सब उसी में चला जाता है। लेकिन आप भी यहीं के ग्रामीण? हाँ जी यहीं के। क्या आप लोग क्या बता रहे थे कि यहाँ कोई शिकायत नहीं सुनता है क्या? नहीं, किनको हम बोले कि जो शिकायत मेरा सुने? मुखिया हैं, सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। जैसे कान में कड़वा तेल नहीं दे देते हैं, वो दे के सोए रहते हैं। अच्छा। उनको हम लोग का पंचायत से कोई मतलब नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं वो कोई नहीं सुनते हैं, कभी नहीं। कोई नहीं। यहाँ इलाज होता है नहीं? नहीं, बस इसी तरह पड़ा हुआ है। हाँ, पैसा निकलते जाता है। देखिए ना सर, देखिए तो क्या हाल है। देखिए पूरा दरवाजा टूट के पड़ा हुआ है। देखिए गाछ वहाँ बबूल का गाछ हो गया है। तो पूरा गंदगी, इसमें तो जाने में आदमी डर लगता है कि इससे कहीं सांप ताप होगा, क्या होगा। हम लोग क्या कर सकते। तो ये ग्रामीण है जो बता रहे हैं सीधे तौर पर कि ये कुव्यवस्था का आलम इस तरह है कि कोई ध्यान देने वाले नहीं है, ना ही स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी और ना ही जनप्रतिनिधि का भी इस ओर ध्यान है। बहरहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर परेशान हैं गरसंडा के ग्रामीण, और देखना है कि स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या ध्यान देती है। सहयोगी विजय कुमार के साथ प्रशांत किशोर, VIP न्यूज, जम्मू। वहीं रामगढ़ जिले में बीते शाम हुई बेमौसम मूसलाधार बारिश किसानों के सर का दर्द बन गई। लगातार हुई बारिश का असर फसलों पर देखने को मिला। खेतों में अधिक जल जमाव के कारण लगे धान के फसल खराब हो गए। साथ ही बारिश का असर आम जनजीवन पर भी देखने को मिला। और गिरिडीह में अवैध कोयला ढुलाई करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस ने मुहिम छेड़ दी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तारातांड थाना क्षेत्र से कोयला से लदे ट्रक को जब्त किया है। इस कार्रवाई में लगभग 12 टन कोयला जब्त किया गया है। हालांकि इस दौरान ट्रक चालक और खलासी भागने में सफल रहे। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई कि जो एरिया है मरखो गुंडी और जो केरेगढ़ा का वो जंगल एरिया है, तो उसी का फायदा उठाकर कोयला चोरों द्वारा कोयला इकट्ठा करके ट्रक से बाहर ले जाने की तैयारी में थे। सूचना मिल गई थी तो इस पर कार्रवाई की गई। और राजधानी रांची में मौसम के बदले हुए तेवर देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान के अनुसार जिले में बीते शाम तेज बारिश हुई, साथ ही तापमान में गिरावट देखने को मिली। वहीं बात करें अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान की, तो अगले 5 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में थंडर स्टॉर्म और लाइटिंग देखने को मिलेगी। 24 घंटों में झारखंड में कुछ जगहों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है, और जो सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है वो बोकारो में 38.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और तापमान की बात करें तो सबसे अधिक अधिकतम तापमान दुमका में रिकॉर्ड किया गया है। 39.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दुमका में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं कि अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, तो अगला आने वाला जो 2 दिन है 9 और 10, झारखंड में कुछ इलाकों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, खासकर मध्य और दक्षिणी झारखंड के इलाकों में। और जो 11 तारीख है उसमें आपको मध्य जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे एक आध जगह पे आपको भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, और बाकी झारखंड के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। वहीं समस्तीपुर में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय मांग दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान संघ के सदस्यों ने धरना देते हुए हाथों में तख्तियों के साथ सरकार से स्वास्थ्य पर खर्च करने की मांग की। महिलाओं ने केंद्रीय और राज्य सरकार से GDP का 10% दिवस के अवसर पर एक बार जो तमाम नागरिकों से टैक्स लिया जा रहा है, उन तमाम टैक्स के पैसों को स्वास्थ्य पर खर्च करने की मांग करती है। हमें तमाम जो नागरिक है उनको फ्री में
स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। इस मांग को लेकर आज एपवा राष्ट्रीय मांग दिवस के रूप में मना रही है वाराणसी एपवा। फिलहाल